राम राम। तो आज की जो कहानी है वो एक गांव है, उसका नाम है चंदनपुर और उसका एक राजा है। राजा बहुत ही दानी है, बहुत ही दयालु है। लेकिन वो किसी को भी दान देने से पहले ना उसका एक नियम है। वो हमेशा सवाल पूछता है और अगर अगर आपने उसके सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो वो आपको दान दे देगा। अदरवाइज वो अपना नियम नहीं तोड़ता और वो बिना जवाब देने वाले लोगों को दान भी नहीं देता। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो एक, जैसा कि हमने बताया, एक गांव है चंदनपुर और उसका राजा है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य है जो वो बड़ा दयालु है, दानी है। तो एक बार क्या होता है, विक्रमादित्य के दरबार में एक यात्री आता है, मतलब एक राही आता है जो उसके गांव से गुजर रहा होता है। तो वो बोलता है कि राजा जी, मेरा जो है सामान चोरी हो गया है ट्रेन में, और अब मैं ना, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, तो मैं किसी धर्मशाला में जाके रुक जाऊं। तो विक्रमादित्य जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमको दान तो दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुमने अगर मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुमको दान दे दूंगा। तो राही बोलता है ठीक है, पूछिए, सवाल पूछिए। तो वो बोलता है कि जैसा, विक्रमादित्य बोलते हैं कि जैसा तुमने मुझे बताया, तुम एक यात्री हो, या मतलब राही हो, तो तुम्हारे जैसे दो और यात्री हैं, तो तुम मुझे बताओ वो दो यात्री कौन हुए। तो वो यात्री सोच में पड़ जाता है, ये दो यात्री कौन हुए। तो बहुत सोचता है लेकिन उसके पास उसका जवाब नहीं होता। तो वो राजा जी के सामने झुक के बोल देता है कि राजा जी, मेरे पास आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, पर मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को धर्मशाला में रुकना है आज रात, तो मैं क्या करूँ। तो विक्रमादित्य बोलते हैं मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो वो उदास होके जा रहा होता है, तो वो पूछता है कि आप मेरे को इसका उत्तर तो बता दीजिए। तो विक्रमादित्य जी बताते हैं, सूरज और चंद्रमा, ये दो यात्री हैं। तो वो बड़ा उदास होके जवाब लेके वापस जा रहा होता है। तो विक्रमादित्य जी, जैसा हमने बताया कि वो दानी है, दयालु है, तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको अपने महल में एक दिन रुकने की इजाजत देता हूँ। तो बड़ा खुश हो जाता है वो यात्री और वो महल में एक दिन रुक जाता है। अब थोड़े दिन की बात है, उसी गांव में, चंदनपुर गांव में, एक ब्राह्मण होते हैं, पंडित जी होते हैं। तो पंडित जी की एक बेटी होती है और दो बेटे होते हैं। अब उनकी बेटी जो है वो विवाह के योग्य हो गई है, अब उसका विवाह का टाइम आ गया है, मतलब शादी के योग्य हो चुकी है और उसको शादी, पंडित जी को शादी करवानी है अपनी बेटी की। अब वो दिन रात यही चिंता करते हैं, पैसे जुटा रहे हैं लेकिन पैसा उतना जुड़ नहीं पा रहा होता है। तो उनकी जो पत्नी होती है वो अपनी चिंता उनके सामने बताते हैं, उनके सामने प्रकट करते हैं कि मेरी अपनी जो बेटी है बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, लेकिन शादी के लिए उतना पैसा है नहीं हमारे पास। तो पत्नी बोलती है आप क्यों चिंता कर रहे हो, विक्रमादित्य जी है ना हमारे राजा साहब, उनसे जाके मांगो, उनसे जाके आप दान मांगिए, वो आपको दान अवश्य देंगे। तो पंडित जी बोलते हैं दान तो मैं उनसे मांग लूंगा, लेकिन वो मेरे मेरे से सवाल पूछेंगे और मैं उनके सवालों का जवाब कैसे दूंगा, मतलब वो पता नहीं कौन से सवाल पूछे, और अगर मैं सवाल के जवाब नहीं दे पाया तो वो मेरे को दान नहीं देंगे। तो जो पंडिताइन बोलती है वो बोलती है कि अरे आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे पाएंगे, और हमारे जो दो बेटे हैं उन्होंने भी बहुत वेद उपनिषद सब कुछ पढ़े हैं, आप उनको ले जाओ, वो जरूर जवाब दे पाएंगे। तो आप तीनों जाओ राजा साहब के पास और उनसे रिक्वेस्ट करो, वो आप, और आप उनके सवालों के जवाब जरूर दे पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब वो पंडित और वो जो उनके दो बेटे हैं वो उनको लेके विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच जाते हैं। विक्रमादित्य के दरबार में जाने के बाद वो बताते हैं कि मेरी एक बेटी है और वो विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम उसकी शादी कर पाए। तो विक्रमादित्य, हम आपसे, जो राजा जी हैं, हम आपसे कुछ लोन चाहते हैं, मतलब कुछ दान चाहते हैं। तो राजा बोलते हैं कि हम, मैं आपको दान तो दे दूंगा, लेकिन मेरे नियम के अनुसार आपको जो है वो मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो विक्रमादित्य, तो जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हम आपके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। तो विक्रमादित्य पहले बोलते हैं पंडित जी से, मैं पहला सवाल आपसे करूंगा, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और कहानी के अंत में बताना है कि राजकुमारी ने किसको चुना होगा। तो ठीक है, वो कहानी बताते हैं कि एक एक बहुत बड़ा गांव है और उसमें एक राजा है। राजा की एक पुत्री है जो जितने भी उसके सामने लड़के दिखाए जाते हैं, राजकुमार दिखाए जाते हैं, वो सबको मना कर देती है। तो एक बार राजा परेशान होकर अपनी रानी से बोलता है, पत्नी पत्नी से बोलता है कि हमारी जो बेटी है वो सबको मना कर देती है और इसकी शादी की उम्र भी हो गई है और मैं चाहता हूँ कि ये किसी ना किसी को हाँ करके अपना घर बसा ले। तो रानी बोलती है कि आप क्यों ना बेटी से खुद जाके बात कर लीजिए राजकुमारी से। तो राजा राजकुमारी के पास जाता है और बोलता है कि बेटी, तुमने इतने सारे लड़कों को ऑलरेडी मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, पर मैं चाहता हूँ कि अब तुम किसी ना किसी से शादी करके अपना घर बसा लो। तो राजकुमारी बोलती है कि पिताजी, जब मुझे कोई पसंद आएगा मैं हाँ कर दूंगी।
तो राजा बोलते कि नहीं, अब कल मैं तुम्हारा स्वयंवर रख रहा हूँ, मैं 4 लड़कों को बुलाऊंगा और तुमको उसमें से किसी ना किसी को पसंद करना है। तो राजकुमारी बोलती कि मुझे ऐसे कैसे समझ आएगा कि किसकी क्या विशेषताएं हैं। तो राजा बोलता है कि मैं उनसे उनकी विशेषताएं पूछूंगा और तुम उनकी विशेषताओं के आधार पर उनके गले में वरमाला डाल देना। तो राजकुमारी बोलती है ठीक है। अगली सुबह होती है, चारों लड़कों को बुलाया जाता है और राजा और राजकुमारी भी वहां उपस्थित होते हैं। राजा उनसे एक एक करके उनकी विशेषताएं पूछते हैं। तो पहला राजकुमार बोलता है कि मैं व्यापारी हूँ और मेरी जो भी इनकम होती है मैं उसको 4 में डिवाइड कर देता हूँ। पहला भाग जो होता है वो मैं भगवान को, देवताओं को अर्पित करता हूँ। दूसरा भाग मैं अपने लिए रखता हूँ, तीसरा मैं अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ और चौथा जो है वो मैं सेविंग करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे राजकुमार को पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो? तो दूसरा राजकुमार बोलता है कि मैं मुझे वेद उपन्यास मैंने पुराण सब कुछ पढ़ रखे हैं और मुझे बहुत सारा ज्ञान है, चाहो तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो राजा बोलते हैं ठीक है, पूछेंगे, तुमसे भी पूछा जाएगा। अगले राजकुमार पे आते हैं। अगला राजकुमार बोलता है, तीसरा राजकुमार, की मेरे पास मैं पशु पक्षियों की मैं सारे पशु पक्षियों की आवाज निकाल सकता हूँ, चाहो तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। तो राजा बोलते हैं कि नहीं, अभी रुको, हम अगले राजकुमार के पास जाते हैं। अगला राजकुमार जो चौथा राजकुमार है वो बोलता है कि इनकम की सेविंग कोई भी कर सकता है, पशु पक्षी की आवाज भी कोई भी निकाल सकता है, वेद उपन्यास का ज्ञान भी किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन जो मेरी विशेषताएं हैं वो किसी के पास नहीं हो सकती। तो राजा और राजकुमारी देखते हैं कि ऐसी क्या विशेषता है भाई इसके पास। वो बोलता है कि मैं सिर्फ सुनकर मैं बाण चला सकता हूँ, मतलब मेरा निशाना इतना पक्का है कि सिर्फ मैं ध्वनि सुन के निशाना लगा सकता हूँ। ठीक है। अब विक्रमादित्य जो है वो राजा है चंद्रपुर के, वो पंडित जी से पूछते हैं कि अच्छा बताइए, इसमें राजकुमारी ने किसको चुना होगा। पंडित जी अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि क्योंकि वो एक क्षत्रिय है, मतलब क्षत्राणी है वो लड़की, तो उसने जरूर किसी बुद्धिमानी है और क्षत्राणी है तो उसने किसी क्षत्रिय को चुना होगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि विक्रमादित्य जी, मेरे हिसाब से उसने एक क्षत्रिय को चुना होगा, और क्षत्रिय मतलब जो तीर बाण अच्छा चलाता है उसको चुना होगा। तो विक्रमादित्य बोलते हैं आप बिल्कुल सही हैं, वो एक क्षत्राणी थी इसलिए उसने एक क्षत्रिय को चुना, मतलब चौथे राजकुमार को चुना। तो पंडित जी ने तो सही से जवाब दे दिया। अब वो उनके बेटे पर आते हैं, जो पहला बेटा होता है वो उसको बोलते हैं कि अब ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुना रहा हूँ और उसमें उस लड़के को क्या होता है, उसको किस हिसाब से लोन मिल जाता है या नहीं मिलता है, ये तुम्हें मुझे बताना है। ठीक है। तो विक्रमादित्य जी उसको कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं कि एक गांव है, उसमें एक लड़का रहता है और उसकी एक बूढ़ी सी माँ है। बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और उनके घर में कुछ ज्यादा खाने पीने को नहीं है क्योंकि उसका काम धंधा उतना अच्छा नहीं चलता। तो एक बार उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है, तो वो बेटा उसको वैद्य के पास ले जाता है और वैद्य से बोलता है कि मेरा माँ का इलाज कर दो। तो वैद्य साहब बोलते हैं कि मैं अभी तो टेम्परेरी तो इलाज कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो तुम इनको कहीं किसी शहर के डॉक्टर के पास दिखा कर लाओ। तो और वैद्य जी ये भी बोलते हैं कि तुमको शहर ले जाने के लिए कम से कम भी इनको 15-20 हजार का खर्चा आएगा। तो वो माँ को घर ले आता है और अपनी माँ माँ को बोलता है कि माँ, मैं 15-20 हजार तो कहाँ से लाऊंगा। तो माँ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी तो वैसे भी उम्र हो गई है, मुझे ज्यादा जी के क्या करना है। लेकिन बेटा बोलता है कि नहीं माँ, मैं आपको शहर के डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं हमारे गाँव के जो सेठ हैं उनके पास जाता हूँ, वो हमारे पापा के दोस्त भी थे, तो हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। तो वो सेठ के पास जाता है, पर माँ पहले ही बोल देती कि सेठ जो है वो बड़ा कंजूस है और वो कोई ना कोई बहाना तुझे दे देगा तुझे पैसे नहीं देने के। तो वो सेठ के पास जाता है और सेठ को बोलता है कि सेठ, मुझे ना 20 हजार का लोन दे दो, उधार दे दो, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे उनको एक किसी शहर के डॉक्टर के पास दिखाना है। तो बोलता है कि तू क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया, आज दिन तक 20 हजार मैंने खुद ने खर्च नहीं किए एक साथ, और तू चाहता है, तू कंगाल को मैं 20 हजार रुपए दे दूं। तो वो बोलता है कि प्लीज मुझे दे दो, मेरी माँ का इलाज कराना है, मैं आपको कैसे ना कैसे करके लौटा दूंगा। तो अब, और आप मेरे पापा के दोस्त भी हैं, तो उस नाते ही आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। अब वो जैसे अपने उसके पापा का रिलेशन बताता है, तो सेठ जो है वो थोड़ा ऐसे चिंता में होके और उसको बोलता है चल ठीक है, मैं तेरे को दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो एक कागज में हवा भर के ला और एक कागज में तू आग भर के ला, तब मैं तेरे को उधार दे दूंगा। अब बेटा उस वक्त उसके माँ के उसमें होता है तो उसको समझ नहीं आता, वो घर आके अपनी माँ को बोलता है कि माँ, सेठ ने जो है वो पैसे देने के लिए हाँ कर दिया है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। तो माँ बोलती, देख मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, वो बहुत चालाक सेठ है और वो ऐसे ही करेगा, कुछ ना कुछ बहाना देगा। तो बोले क्या शर्त रखी, बता चल। तो बोलता है कि उसने बोला है एक कागज में हवा भर के ला और एक कागज में तू आग भर के ला। तो माँ बोलती है कि
और बेटा बोलता है मैंने उस वक्त तो माँ सोचा ही नहीं, ये शर्त कैसे पूरी करूंगा मैं, आग तो कागज को खुद ही जला देगी और हवा तो भर नहीं सकते अपन, कैसे मैं ले जाऊं, मैं कैसे इसकी शर्त पूरी करूं। तो माँ बोलती है रुक रुक। माँ एक कागज लेती है और उसका फटाफट से एक पंखा बना देती है। तो कि ये ले, हवा तो ये हो गई। और एक कागज की वो एक मोमबत्ती जैसी बत्ती बना देती है, बोले कि इसमें वो आग लगाएगा तो आग लग जाएगी, देख एक हाथ में हवा हो गई और एक हाथ में आग हो गई। पर ये अब विक्रमादित्य जो उनसे पूछते हैं कि अब तुम मुझे बताओ, दूसरे बेटे को बोलते हैं कि अच्छा तुम बताओ कि अब वो जो लड़का है वो एक हाथ में हवा और एक हाथ में आग कैसे लेकर गया होगा। तो वो जो दूसरा बेटा है वो बता देता है कि वो इस तरीके से उसने, एक हाथ में आप पंखा बना लो तो आप पंखे की हवा हो जाती है, और एक हाथ में आप बत्ती जैसी कुछ बना लो कागज से, तो वो आप जब उसको जलाओगे तो वो आग हो गई। तो विक्रमादित्य बोलते हैं ठीक है, यही उसकी माँ ने भी उसको सलाह दी और उसने यही किया, और उसको वो जो सेठ है वो 20,000 का लोन दे देता है। तो दूसरा जवाब भी जो है उसका बेटा देने में कामयाब हो जाता है। अब बात आती है तीसरे बेटे की। तो विक्रमादित्य जी बोलते हैं अब ठीक है, मैं तुमसे तीसरा सवाल मेरा ये है कि इस गांव में एक दो इंसान ढूंढ के लाओ जिसने कभी, एक ने कभी झूठ ना बोला हो और एक ने कभी सच ना बोला हो। ठीक है, तीसरा बेटा जाता है और वो पूरे गांव गांव में पूरा खोजता है दो लड़कों को, दो ऐसे इंसान जिसने कभी झूठ, एक ने कभी झूठ ना बोला हो, एक ने कभी सच ना बोला हो। तो वो जाता है वो एक एक आदमी को उठा के लेकर आता है दरबार में। तो राजा बोलते हैं विक्रमादित्य के मैं तुम्हें दो लोगों को लाने बोला था, जिसमें एक ने कभी झूठ ना बोला और एक ने कभी सच ना बोला हो, तो तुम तो एक ही इंसान को लेकर आ गए। तो तीसरा बेटा बोलता है कि राजा जी ये एक ही इंसान है, मैं एक को ही लेकर आया हूँ। तो राजा बोलता है कि मैंने तुम्हें दो बोला था ना, तो अब बताओ ये कैसे हुआ। तो बोलता है कि इसने, ये बोलता ही नहीं, ये गूंगा है। तो राजा जी को बहुत तेज हंसी आ जाती है और उनको उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है पंडित से और उनके दो बेटों से। और वो ये खुशी खुशी घोषणा करते हैं कि अब पंडित की जो बेटी की शादी है मैं करवाऊंगा, मतलब वो सारा खर्चा जो है वो विक्रमादित्य जो राजा साहब है वो उठाने को राजी हो जाते हैं। तीनों पंडित और उनके दोनों बेटे भी बड़े खुश होते हैं, तीनों बड़े खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तो ये कहानी बड़ी प्यारी सी थी, राजा और उनके अतरंगी सवाल। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी। और ऐसी कहानी सुनने के लिए, इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए आप प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।